मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग का छठा क्लास है फिजिक्स में और आज का जो टॉपिक है वो है विमीय समीकरण का उपयोग। आज का टॉपिक क्या है? और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो फिजिक्स है एक ऐसा विषय है जो साइंस भी है और मैथ भी है। यूँ तो कह देने से कि फिजिक्स मेरा क्लास पढ़ लेने से या मेरा वीडियो देख लेने से सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा फिजिक्स में नहीं है। ये कहना और करना अलग चीज़ है। आपको सिलसिलेवार ढंग से क्लास को जानना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद आप कम से कम 10 से 15 क्लास जब पढ़ेंगे तब आप समझने के काबिल होंगे, क्योंकि इनके विभिन्न टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद फिर आपको कई सूत्र, कई समीकरण दिमाग में तरोताज़ा हो जाएगा। फिर आपको समझ में लगेगा हाँ ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन 10-15 क्लास तक आपको मुस्तैदी के साथ क्लास अटेंड करना होगा। अगर आप ऑफलाइन अटेंड नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग समय को खत्म ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। आज का टॉपिक है विमीय समीकरण का उपयोग। टॉपिक क्या है? विमीय समझेंगे। उसके बाद फिर आपको कई सूत्र, कई समीकरण दिमाग में तरोताज़ा हो जाएगा। फिर आपको समझ में लगेगा हाँ ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन 10-15 क्लास तक आपको मुस्तैदी के साथ क्लास अटेंड कर सकते हैं, वीडियो में ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग समय को खत्म ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। आज का टॉपिक है विमीय समीकरण का उपयोग। टॉपिक क्या है? विमीय समीकरण का उपयोग। क्लास आज क्या क्लास हुआ? छठा हुआ। विमीय समीकरण का उपयोग। आज का टॉपिक क्या है? विमीय समीकरण का उपयोग। समीकरण का उपयोग क्या है? इसका 3 महत्वपूर्ण उपयोग है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1, विभिन्न भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। पद्धति हम लोग 5-6 पढ़े हैं, 6 पद्धति पढ़े हैं ना। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएससी पद्धति, एमकेएसए पद्धति, एसआई पद्धति। अब हम ज़्यादातर आईएससी में सीजीएस को एसआई में बदला जाता है, और हम लोग को परीक्षा में भी अगर पूछा जाए तो सीजीएस को एसआई, एसआई को सीजीएस में बदलने ही पूछा जाएगा। तो हमारा पहला उपयोग हो जाएगा विमीय समीकरण का कि विभिन्न भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। क्या होगा? विभिन्न भौतिक राशि को एक पद्धति से, राशियों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। राशि हो या मात्रा। यहाँ आप विभिन्न भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति मात्रक का ही होता है, बदलाएगा मात्रक, भौतिक राशि वही रहेगा। ये जो है ना विभिन्न भौतिक राशि के मात्रक को लिख देते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक को। अब कोई दिक्कत नहीं सर? विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक को जब पद्धति लगा दें, पद्धति जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक बदलाएगा, राशि नहीं बदलाता है। राशि जैसे बल है तो बल ही रहेगा। धन्यवाद, अच्छा किए। विभिन्न भौतिक राशियों के
मात्रक को, किसको? मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ये पहला उपयोग है। हाँ सर। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं कोई भी भौतिक राशि को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है गणितीय रूप में, Q बराबर NU। याद आया? इसका अर्थ क्या हुआ? फिर मैं पुनर्रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि बल बराबर हम लोग लिखे 10 न्यूटन। ये बल क्या है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको Q से सूचित कर देते हैं। ये 10 क्या है? ये बता रहा है न्यूटन जो है, 1 न्यूटन 10 बार हुआ होगा, अर्थात 10 गुना हुआ होगा। 1 न्यूटन से 10 गुना है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मात्रक है, यूनिट है। ये क्या है? बल का यूनिट है न्यूटन, इसलिए यह U लगा देते हैं कि क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, गुना में है यूनिट ना। तो यहां तो इसको हम देख लेते हैं गुना के रूप में। एक्चुअल में ये गुना नहीं होता है, मात्रक और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच गुना का चिन्ह नहीं होता है। गुना का चिन्ह तब कहलाएगा जब इसके साथ 1 कर देंगे। जैसे 10 गुना न्यूटन कहना गलत है, बात बुझे ना। 10 गुना 1 न्यूटन ये सही है, मतलब 1 न्यूटन का 10 गुना ये है, ठीक ना। चलिए, तो क्या हुआ कि हम किसी भी भौतिक राशि को जनरलाइज्ड फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं, Q बराबर NU। अब ये किसी भी पद्धति में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में हो, CGS में हो, FPS में हो, SI में हो, किसी में भी हो, तो क्वांटिटी वही रहेगा, वो बदलाएगा नहीं। जैसे बल, बल ही रहेगा, बल संवेग नहीं बनेगा, बल कार्य नहीं बनेगा, बल बल ही रहेगा। तब बदलेगा कौन? तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा और यूनिट बदलेगा। लेकिन यूनिट में जो मूल भौतिक राशि होगा, मूल भौतिक राशि का जो मात्रक होगा, उसका बीमा भी नहीं बदलेगा, बीमा नहीं बदलेगा। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, माना कि Q कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जो एक पद्धति में Q बराबर N1 U1 लिखा जाता है ना। यूनिट है, तो यूनिट में मैं पहले यूनिट चैप्टर में पढ़ाया था, जिस दिन बता रहा था कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण, जिसमें था कि मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि। और आधारी भौतिक राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते थे या मूल मात्रक कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो उनमें से मैं बताया था सबसे बेसिक का भी बेसिक 3 है, MLT ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, N1 और यहां लिख देंगे M1 L1 T1 और घात कुछ ना कुछ होगा, घात लगा देते हैं X Y Z, ये लिख सकते हैं। ये वो भौतिक राशि है जिसको कि एक पद्धति में ऐसे लिख के हम समीकरण 1 मान लिए। माना कि Q को भौतिक राशि है जो एक पद्धति में Q बराबर N1 U1 लिखा जाता है, लिख सकते हैं इसे। और ये MLT क्या है? यूनिट में, यूनिट जो है किसी भी भौतिक राशि का, तो उसमें MLT बीमा के रूप में आता है ना। उसका मात्रा कैसा आएगा? यूनिट ऐसा आएगा ना। और एक पद्धति में ये हुआ। अब फिर इसको मानते हैं कि दूसरे पद्धति में क्या लिखेंगे? दूसरे पद्धति में माना इसी भौतिक राशि को दूसरे पद्धति में कैसे लिखेंगे? भौतिक राशि तो वही है, इसी भौतिक राशि मतलब ये जो कुछ बल है तो बल ही है, इसलिए Q है तो Q ही लिखाएगा, संकेत नहीं बदलाएगा। लेकिन दूसरे पद्धति में जब लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि 1 न्यूटन रहता है तो वो 1 लाख डाइन बन जाता है, पढ़े हैं? 1 न्यूटन क्या हो जाता है? 1 लाख डाइन बन जाता है।
देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया। हाँ सर। ये है क्या, बल है, ये क्या है, बल है, तो बल 1 न्यूटन रहा, यहाँ मात्रक भी बदल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गया ना। ये न्यूटन है एसआई में और ये डाइन है सीजीएस में, तो अर्थात क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा। हाँ सर। लेकिन ये जो डाइन है इसमें क्या है, इसमें जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये सब अगर मूल मात्रक आ जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड आएगा ना। हाँ सर। अर्थात क्या, ये जो MLT है, यहाँ अगर मीटर है, M फॉर मीटर है, तो यहाँ M फॉर सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी M फॉर किलोग्राम है, मास है, ये किलोग्राम है, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम। यहाँ L से आएगा मीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। यहाँ टाइम सेकंड में है, तो यहाँ भी सेकंड में लेना पड़ेगा। अर्थात बदल रहा है ना, तो इसलिए इसको M1 नहीं कर करके M2 देना होगा, L2 देना होगा और T2 देना होगा। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो घात है, मूल मात्रक का घात पद्धति बदलने से नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन को हम लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो सीजीएस में जब चल जाएगा, सीजीएस में ये जब जाएगा, तो सीजीएस में जो 1 लाख तो होगा ही न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 लाख हो गया। और ये किलोग्राम की जगह क्या लिखाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ किलोग्राम का बीमा कितना है, 1, यहाँ ग्राम का कितना है, 1, सेंटीमीटर का कितना है, 1, सेंटीमीटर का कितना है, सेकंड का कितना है, -2, यहाँ भी सेकंड का -2। तो मूल मात्रक का विमा बदला नहीं बदला, इसलिए यहाँ XYZ मानते हैं, तो यहाँ भी XYZ मान लेंगे। बदला क्या, तो मूल मात्रक का संकेत बदला। क्या बदला, यहाँ किलोग्राम था तो यहाँ हो गया ग्राम। अर्थात यहाँ अगर हम M1 मानेंगे तो यहाँ कुछ दूसरा चीज मानना पड़ेगा, M2 मान लेंगे ना। यहाँ मीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर हो गया, इसको L1 मानेंगे तो इसको L2 मानना होगा। और सेकंड के लिए भी जब सबको 2 कर दिया तो इसलिए टाइम को भी करते, ऐसा टाइम को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बात बुझे? तो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, इसलिए इसको N1 अगर मानते हैं तो इसको N2 कहना होगा, क्योंकि यहाँ जितना रहेगा वहाँ यहाँ भी इतना नहीं रहेगा। एक पद्धति में 1 न्यूटन है, दूसरे पद्धति में 1 डाइन आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ 1 न्यूटन है तो यहाँ 1 लाख न्यूटन हो गया, हुआ ना। अर्थात N2 भी बदला। ये बात समझ में आया? अब देखिए दोनों एक ही भौतिक राशि है, दोनों एक ही भौतिक राशि है, इसलिए हम दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 2 से यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से दोनों वही भौतिक राशि है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। तो इधर क्या लिखाएगा बोलिए, N1 इधर बोलिए कोई दिक्कत? अब N1 N2 एक तरफ कर दीजिए और ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। N1 बराबर M2 पर X, L2 पर Y, T2 पर Z बटे M1 पर X, L1 पर Y, T1 पर Z हो गया। M2 बटे M1 पूरा ऐसे करके X लिख सकते हैं, फिर L2 बटे Y लिख सकते हैं, T2 बटे Z लिख सकते हैं। बस इस प्रकार आपको कोई भौतिक राशि दे दिया जाएगा एक पद्धति में और उसको कहेगा दूसरी पद्धति में आप बदलें, तो आप इससे आराम से बदल सकते हैं। कैसे? तो इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बल पर ही हम लोग लेते हैं। 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति में बदले। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बदले। किस में बदले? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बदले।
थोड़ा सा ये गंभीर चीज है, ठीक ना। साइंस बेस से जब आएगा तब आप ये समझ पाएंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्लास से आप देखेंगे तो देखते देखते जब यहाँ तक आएंगे 5वां क्लास में, 6ठा क्लास में, तब आप समझेंगे, निश्चित समझेंगे। लेकिन आपको इसके लिए जरूरी क्या है कि शुरू से देखना है, ठीक ना। फर्स्ट क्लास से ही देखिएगा, वीडियो बनते जा रहा है, फर्स्ट क्लास से देखते चलिए। 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति में बदलें, कोई दिक्कत? तो अब ये किस में है? न्यूटन किस में होता है? एसआई में, और सीजीएस में ले चलना है। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ N1 बराबर कितना होगा? 1 न्यूटन है, न्यूटन है ना, न्यूटन है। तो M1 को क्या कहेंगे? किलोग्राम में होगा। L1 की क्या होगा? मीटर में होगा। T1 किस में होगा? सेकेंड में होगा, कोई दिक्कत? यहाँ N1 इतना, एवं N2 बराबर तो हम नहीं जानते हैं, N2 बराबर N2 कर देते हैं, वाट कर देते हैं ना। क्या कर देंगे? वाट। N2 बराबर वाट, मीन्स उसको निकालना है। और M2 ये किलोग्राम में थी, ग्राम में आएगा। L2 CM में आएगा। T2 सेकंड में आएगा। इन सब मान को इस समीकरण में रख देंगे, सबको कहाँ रखेंगे? समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ दिखता है गौतम, दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक, तो अब लिखते हैं सूत्र से। हाँ, एक्स वाई का भी मान लिख देंगे, एकदम बिल्कुल लिखेंगे। इसलिए एक्स वाई का मान लिखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग जान रहे हैं न्यूटन है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो सबका घात ही तो एक्स वाई जेड है ना, बीमा है, सबका अपना अपना बीमा है। तो जैसे कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो किलोग्राम का 1 घात रहता है, 1 हो जाएगा। हाँ, वाई का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। जेड का कितना होगा? -2 होगा। कितना होगा? -2 होगा। ये कहाँ से आता है फिर देखो जरा सा। जैसे 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 है ना। तो यहाँ जो घात है इसको x कहते हैं, यहाँ जो घात है इसको y कहते हैं, और यहाँ जो घात है उसको z कहते हैं। समझ में आया? x y z कहाँ से आया? 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर 1 घात है वो x है, फिर मीटर पर 1 घात है वो y है, फिर सेकेंड पर -2 घात है वो z हो गया। अब सब मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा सीजीएस में कितना होगा वो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इन सब मान को ऊपर के समीकरण में, या समीकरण 1 2 उधर हो गया था ना, 3 कर देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर ना, सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर। कलम बदल देता हूं थोड़ा। सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारा? N1 बटे N2 बराबर M2 है, 2 वाला है, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम बटे केजी पर पावर x का वैल्यू 1 नहीं भी चढ़ाएंगे चलेगा। फिर क्या है हमारा? L2 बटे L1 क्या है? सेंटीमीटर। L1 क्या है? मीटर। पर पावर कितना है? 1। हाँ, y का मान भी 1 है। फिर 1 कर दीजिए, लीजिए सेकेंड बाय सेकेंड, इस पर कितना है? -2। अब देखिए क्या होगा, इसको एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं तो खूबसूरती आ जाएगा। N1 बटे N2। हाँ, N1 का मान 1 है तो यहाँ भी 1 कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं है, बराबर। अब ग्राम बटे, इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पावर 1 का वैल्यू कुछ नहीं है। सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो कट जाएगा ना, सेकंड कट जाएगा। अब यहाँ कटाइए, देखिए ये खत्म, यहाँ 1 बटे 1000 बचा, ये खत्म, 1 बटे 100 बचेगा, ये खत्म, 1 हो गया। 1 पर कुछ भी पावर रहेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़े, आगे होगा 1/N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3
ना, हाँ सर, गुना 1/100। मात्रक तो सब कट चुका है, कटा है ना, ग्राम ग्राम भी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकंड सेकंड कट गया। अर्थात इसको क्या कहेंगे, 1/N2 बराबर 1/1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। यानी कि दोनों तरफ उल्टा देंगे, N2 बराबर 1 लाख। 1 2 3 4 5 0। कोई दिक्कत? इसी को हम लिख देंगे 10 पर, हाँ लिख देते हैं इसे डायरेक्ट 10/5। अर्थात क्या हुआ कि जो कि एसआई पद्धति में 1 न्यूटन था वो सीजीएस पद्धति में 1 लाख हो जाएगा। वही कहता है कि 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति में बदलें, तो लिखेंगे सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होगा, यानी कि 1 लाख ग्राम सीएम सेकेंड -2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? एक ये बदले, आप चाहेंगे किसी को बदल सकते हैं, 1 जूल को हम बदल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना है। अब हम लोग पहला उपयोग क्या पढ़े, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। और किस प्रकार बदले देख लिए कि विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को, जिसमें एक राशि बल भी लिए और बल को न्यूटन से सीजीएस में बदल दिए। हम चाहेंगे तो एक और एग्जांपल पेश कर सकते हैं, और वो एग्जांपल जैसे कि 1 जूल को अर्ग में बदलना, यानी कि कार्य को एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन अगर रहा इस टाइप का कि 1 जूल कार्य को सीजीएस पद्धति में बदलें। अगर ऐसा रहा क्या करना है, बोलो बोलो। 1 जूल कार्य को सीजीएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलें, तो हम लोग फिर वही क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 जूल एसआई में क्या लिखा था, ये किसके बदले में जूल आया है, न्यूटन मीटर के बदले में आया है ना, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बदले में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है ना। यहाँ क्या क्या है, N1 बराबर 1 और M1 बराबर kg, L1 बराबर मीटर, T1 बराबर सेकेंड, एवं XYZ भी यही मिल जाएगा। X बराबर 1 है कि नहीं, Y बराबर 2, Z बराबर -2। अब सूत्र हमारा है हाँ, N2 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, देखें सूत्र लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। N1 बटे N2 बराबर M2 बटे M1। यहाँ देना 1 2 है, इधर 2 1 होता चला जाता है, ठीक ना, पर X बोलते चलिए Z। कोई दिक्कत? और 1 वाला सब क्या है, एसआई में। 1 वाला किस में है, एसआई में। एसआई में जब ये हो रहा है सीजीएस में, इसका मात्रक हम लोग जान ही रहे हैं, क्या क्या लेंगे ना। तो ये अच्छा, आप लोग जो बोल रहे थे वो भी कर देते हैं। माना सीजीएस में N2 बराबर वाट, लेकिन सीजीएस में जो है M2 तो जान रहे हैं, M2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए ग्राम, L2 क्या होगा CM, T2 क्या होगा सेकंड। अब सबको रखिए, सब रखना ही है, रखते हैं। N1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1/N2 को निकालना है, N2 कर दिए। M2 का वैल्यू क्या है, ग्राम, M1 का किलोग्राम। ये हमेशा ही आएगा, 2-4 ठो बनाइएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। X का 1 है, ये बदलेगा, भौतिक राशि पर निर्भर करेगा। ये जो विमा है, विमा तो अलग अलग भौतिक राशि का अलग अलग होगा ना। बल में देखे तो y का मान कितना था, 1, और यहाँ कार्य लिए तो y का मान 2 हो गया, तो ये बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलेगा, ठीक ना।
L2 L2 हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर L2 cm बटे मीटर मीटर पावर 2 पावर 2 राइट। हाँ सर हाँ एस बाय S बाय S माइनस 2। अब इसको बदल देंगे, हाँ सर। बराबर करेंगे तब ना कटेगा। हाँ सर नीचे लिखूं लिख सकते हैं N2 बराबर ग्राम बटे 1000 ग्राम 1000 ग्राम पावर 1 खत्म हो गया 1 नहीं भी देंगे चलेगा। cm बाय 100 cm पर पावर हाँ इस पर 2 है राइट, 2 तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक ना। हाँ सर अब ये खत्म हो जाएगा, हाँ सर। ये भी खत्म हो जाएगा, हाँ सर। ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तो ओवरऑल 1 हो गया, 1 पर -2 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 बाय 100 हो गया, 1 बाय 1000 हो गया, 1 बाय 100 हो गया, इस पर भी 2 है, तथा 4 जीरो में बदल जाएगा, 4 जीरो और 3 जीरो 7 जीरो हो जाएगा ना होगा। यहाँ 1 बाय 100 गुना 1 बाय 100 तो 1 बाय 10,000 हो जाएगा ना, और उसको 100 से गुना 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा। 10 पे पावर चला हाँ यानी कि 3 जीरो यहाँ, 2 2 4 जीरो यहाँ तैयार होगा, 4 3 7 जीरो, N2 बराबर 10%। यानी हो गया 1 बाय N2 इक्वल टू 1 बाय 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 इतना आया। हाँ सर मात्रक तो सब कट गया है, अर्थात N2 का वैल्यू आ गया 10 पर 7 हो गया ना। हाँ सर और इसी को हम यहाँ लिख देंगे कि N2 की जगह हो जाएगा क्या चीज 10 पर 7 ना, यानी कि 1 जूल कार्य सीजीएस में जब बदलाएगा तो सीजीएस में हो जाएगा कितना 10 पर 7 अर्ग, इतना ग्राम cm-2 cm2 सेकेंड -2, इतना क्या हो जाएगा ग्राम cm पर 2 सेकेंड -2 अर्थात अर्ग। ये पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं अर्ग, यानी कि 1 जूल कार्य 10 पर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। 1 जूल कार्य 10 पर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। और ये सब कंपटीशन के व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वैल्यू है 1 न्यूटन 10 पर 5 डाइन के बराबर होता है, 1 जूल 10 पर 7 अर्ग के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको प्रूफ किया, निकाला, और जस्ट आगे वाला क्लास जो आप लोग का आने वाला है, जब आप कंपटीशन तैयारी करेंगे तो आपको फिर मैं ये सब चीज़ याद दिलाऊंगा और डायरेक्ट पॉइंट बता दूंगा, लेकिन आपको याद करना है, इसको प्रूफ किया है, याद है, और इतना चीज़ तो दिमाग में ठहर ही जाना चाहिए कि 1 न्यूटन 10 पर 5 डाइन के बराबर होता है और 1 जूल 7 अर्ग के बराबर होता है, इतना अर्ग के बराबर होता है। अर्ग मीन्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। कोई दिक्कत? चलिए पीएम समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। हाँ सर तो पहला क्या पढ़ लिया हम लोग, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, और बदल के भी दिखा दिया, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म भी निकाला, वो n1 बटे n2 बराबर m2 बाय m1 पर x, l2 बाय l1 पर y, t2 बाय t1 पर z। ये जनरलाइज्ड फॉर्म हुआ, क्या हुआ, यानी कि मानक रूप हुआ। पद्धति विभिन्न भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का वो क्या हुआ, मानक फार्मूला, मानक सूत्र। कोई दिक्कत? जिसमें हम बदल दिए। अब हम लोग दूसरा जो लेके चलेंगे, दूसरा उपयोग इसका लिखेंगे, विमीय समीकरण का दूसरा उपयोग है कि विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, यानी भौतिक समीकरण सत्य है या असत्य है उसको हम जांच कर लेंगे विमीय समीकरण से ना। दूसरा उपयोग क्या है, विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। ये साइंस है बेटा, इसमें अनावश्यक गप जो है ना आपको समझने नहीं देगा, ठीक ना। इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करना हमको कॉमेडी हो, मजा नहीं लगता है, मजा लोग हम समझ कितना रहे टॉपिक को, ठीक ना। और साइंस कमजोर रहने का मेन फैक्टर होता है बीच पढ़ाई में गप, बीच पढ़ाई में किसी भी प्रकार का अनावश्यक गप ना हो, ठीक ना। इसलिए कभी भी माइंड को ये नहीं सोचना कि बोरिंग हो रहे हैं, घंटों भर तक दिमाग को ट्रेंड कर लो, हम देखें
तब देखो साइंस आसमान में उड़ा देगा, यस सर। ठीक ना। अन्य विषय आसमान में नहीं उड़ा सकता। और फिजिक्स ऐसा विषय है कि देखते हो सौर मंडल का भ्रमण करवा के ला दिया पूरा। क्या चंद्रमा पर चले जाएंगे हम लोग, फिजिक्स मजबूत हो जाएगा तो अपना यंत्र बना लेंगे, अपना विमान बना लेंगे, है कि नहीं। इसलिए फिजिक्स में जो इसका शाश्वत मजा आएगा। अगर आप फिजिक्स को सही ढंग से समझ जाएंगे तो ऐसा ऐसा वैज्ञानिक बनेंगे कि फिर मजा आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। अब भौतिक समीकरण हम लोग बहुत 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। गति का ही 3 समीकरण पढ़े हैं ना। क्या क्या पढ़े हैं? हाँ, V बराबर U प्लस R तो हो गया S बराबर U प्लस R। जैसे हम जानते हैं नंबर 1 क्या जानते हैं? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या जानते हैं? V बराबर U प्लस ए टी। और क्या जानते हैं? B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और क्या जानते हैं? हम जानते हैं V बराबर ओमेगा इंटू R जानते हैं। और क्या जानते हैं? कुछ भी लिख दीजिए, P बराबर M इंटू भी। इस तरह आप सब सूत्र लिख दीजिएगा, सब भी तो समीकरण ही है ना। फिजिक्स का सारा सूत्र भी लिख सकते हैं, सब समीकरण ही है। और यहाँ है विभिन्न भौतिक समीकरणों की, ये जो विभिन्न भौतिक समीकरण है तो इसकी सत्यता की जांच करना। मतलब ये समीकरण सत्य है का सत्य है, हम विमीय समीकरण से जांच करके बता देंगे। क्यों? समघातता सिद्धांत का उपयोग करेंगे इसमें। तो जांच करते हैं। जैसे जांच स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 S बराबर अब बताइए यहाँ S क्या है? विस्थापन है, U वेग है, T टाइम है, A एक्सीलरेशन है, त्वरण है, T टाइम है। सब का विमीय सूत्र रख दीजिए। विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र रखने पर क्या लिखेंगे? विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र रखने पर रख देंगे। तो विस्थापन के लिए क्या आएगा? L आएगा। वेग के लिए क्या आएगा? LT माइनस 1। टाइम के लिए क्या होगा? T प्लस। अंक का क्या होगा? कुछ नहीं, कांस्टेंट चीज का विमीय सूत्र नहीं होता है। अंक का, पाई का, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का, चरघातांकी जिसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इन सब चीज का विमीय सूत्र नहीं होता है। तो इसको हटा देते हैं। त्वरण का क्या हो जाएगा? LT माइनस 2। टाइम का क्या होगा? T पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोई आपत्ति? नीचे लिखो L देखिए T पर -1 और यहाँ +1 है, मिलके क्या हो जाएगा? -1 + 1 0, T पर 0 अर्थात कोई वैल्यू नहीं, 1 हो जाएगा ना। तो खाली एक L लिख देंगे। यहाँ भी देखिए 2 माइनस में और प्लस में, माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। T पर 0 में से 1 खाली L बच गया, अर्थात L बराबर 2L। 2 का कोई मीनिंग नहीं रहता है विमीय समीकरण में ना। L बराबर L सत्य है। समीकरण क्या सत्य है? सत्य है। दूसरा सत्य है का सत्य प्रूफ करें। जांच सेकंड ना। सेकंड में क्या है? V बराबर U प्लस AT। फिर लिखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र रखने पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग। फिर रखिए वेग का क्या होगा? LT माइनस 1, LT माइनस 1, LT माइनस 2 T, LT माइनस 1। देखिए ये भी LT माइनस 1 हो गया। LT माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 LT माइनस 1। तो यहाँ देखिए लंबाई का विमा कितना है? 1 है। समय का कितना है? -1 है। दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो ये तो जांच हो गया, समीकरण सही है। ये वह सत्यता की जांच ना, विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना कि ये समीकरण सत्य है कि असत्य है। ये सत्य तभी कहलाएगा जब हम दोनों पक्ष में मूल भौतिक राशि का विमीय सूत्र रखेंगे और रखते हुए सरल कर देंगे तो देखेंगे दोनों तरफ अगर प्रत्येक मूल भौतिक राशि का
संगत विमा बराबर हो, यानी कि लंबाई का विमा 1 है तो दूसरे पक्ष में भी लंबाई का विमा 1 होना चाहिए। समय का विमा -1 है तो दूसरे पक्ष में भी समय का विमा -1 होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मूल भौतिक राशि का विमीय सूत्र 1 हो, बीमा 1 हो, तो हम कह देंगे क्या है, ये समीकरण सत्य है। समीकरण सत्य है, या लिखेंगे अतः समीकरण सत्य है। समीकरण सत्य है। सत्य है। आप चाहेंगे तीसरा भी जांच कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, पांचवा भी कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार का समीकरण दे देगा, कहेगा कि विमीय समीकरण विधि से जांच करें समीकरण सत्य है का सत्य है, हो जाएगा सर। कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो आप जो है ये पांचों सत्य असत्य सिद्ध करके लेते आइएगा। यहाँ क्या करेंगे, समवेग का रख देंगे, यहाँ द्रव्यमान का रख देंगे, वेग का रख देंगे, सरल करेंगे, वो बराबर आ जाएगा। इसमें भी रख के देखेंगे, बराबर आ जाएगा। बात बुझे? चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग तीसरा उपयोग इसका पढ़ने वाले हैं। किसका? विमीय समीकरण का उपयोग। पहला उपयोग क्या हुआ, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदले, इसको बदल के भी दिखाया। दूसरा क्या उपयोग पढ़े, सत्यता की जांच करना, और ये समीकरण दे देगा, जांचने के आप जांच देंगे। अब तीसरा उपयोग इसका है, विमीय समीकरण का तीसरा उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। ये विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध क्या स्थापित करेंगे, तो संबंध क्या होता है, सूत्र बनाना। संबंध क्या है, सूत्र है। कहता है क्या कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध बताओ। संबंध मतलब सूत्र होता है, ठीक ना। संबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, सूत्र होगा। जैसे कि F बराबर m इंटू ए। अब यहाँ ये चीज नहीं रहेगा, यहाँ दे देगा क्या कि किसी पिंड पर m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसमें F बल लग रहा है, उसमें a त्वरण उत्पन्न हो गया, तो आपस में संबंध बताओ। मतलब ये सूत्र भूल गए, तुम बना के देखो सूत्र क्या होता है। बात बुझे? अब कह देगा क्या, एक वृत्त है या वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या r है, कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, इसके परिसीमा पर चल रहा है, ठीक ना, चल रहा है। चलते चलते किसी समय t में बिंदु a से b पर पहुंच गया, तो कहता है आप सिद्ध करके दिखाए अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r। ये सिद्ध करके दिखाए। या ये भी नहीं कहेगा, सिद्ध करने भी कह देगा, अन्यथा ये कह देगा तो F बल माने अभिकेंद्रीय बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। नहीं जानते कि यही होता है, हो सकता है यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, हमको पता ही नहीं है क्या होता है। आप संबंध स्थापित करके दिखाओ। कभी कभी क्या करेगा, सूत्र दे देगा, कहेगा आप स्थापित करके दिखाएं कि आएगा। समझ में आया बात? कोई पिंड है m द्रव्यमान का और v वेग से गतिशील है, तो आपको कहेगा कि संवेग द्रव्यमान और वेग के बीच का संबंध स्थापित करें, अर्थात p बराबर m इंटू v आपको स्थापित करके दिखाना है। बात समझे? कोई भी भौतिक समीकरण जो गुणा भाग के रूप में है, जोड़ घटावला, इससे सिद्ध नहीं होता है। जैसे गति का समीकरण सिद्ध करने के बाद नहीं होगा, ये इसका सीमा है, सीमा बताता है कि जोड़ घटाव में अगर भौतिक समीकरण हो या भौतिक सूत्र हो, तो जोड़ घटाव के बिना पद दो, एक पद से अधिक पद वाला हो। पद कब होता है, जब जोड़ घटाव में अलग होता है। तो एक पद से अधिक पद हो, तब जो है विमीय समीकरण का उपयोग करके हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित केवल एक पदीय समीकरण में होता है, ठीक है। वैसा समीकरण जिसमें किसी भी भौतिक राशि का समीकरण अगर एक पद में होता हो, एक पद में, गणित में पढ़े हैं एक पदी, द्विपदी, बहुपदी पढ़े हैं ना। एक पद मतलब वह जोड़ घटाव के रूप में एक्स्ट्रा कोई भी पद जुड़ा हुआ नहीं हो, तब वैसे समीकरण को हम भौतिक
वैसे भौतिक राशियों के समीकरण को हम बीमीय समीकरण विधि से संबंध स्थापित कर सकते हैं या सिद्ध करके दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो हमारा टॉपिक क्या है? तीसरा उपयोग क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित। हाँ, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। पहला उपयोग क्या था? एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तीसरा क्या था? विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। तीसरा क्या है? संबंध स्थापित करना। ये संबंध स्थापित करते हैं किसको आप करने कर रहे हैं? बोले किसी को कहिएगा, कर देंगे। किसी को ले, चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे कैसे कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिस पर बाह्य बल F लगने से उसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या मानेंगे? माना कि एम द्रव्यमान के किसी पिंड पर बाह्य बल F लगने से उसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब हम लिखेंगे कि किसी एक को लेके आगे बढ़ जाते हैं कि A समानुपाती F गुना M द्रव्यमान की किसी बाह्य बल F, A समानुपाती F गुना M, या M समानुपाती जैसे लिखेंगे क्या कि M समानुपाती A गुना F, ये लिखिए। या मीन्स दोनों नहीं करना है, किसी एक को करना है। आप A समानुपाती F गुना M कर दीजिए, या F समानुपाती M गुना 1 सबसे आएगा। अब इसका कुछ ना कुछ घात आया होगा, तो घात में x y चढ़ा दीजिए। सब में वही करेंगे, x y चढ़ा देंगे, x y चढ़ा देंगे, ठीक ना। 3 मेथड आपको मैं दिया, किसी एक को लेके आपको प्रूव कर देना है। हम एक इसको लेके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। देखिए m समानुपाती जब बराबर में बदलाता है तो कांस्टेंट आता है, k आ गया, a पर x F पर y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये जो समानुपाती नियतांक है, किसी भी भौतिक राशि में समीकरण जब आप स्थापित करने जाएंगे तो जो भी नियतांक आएगा उसका मान प्रायोगिक विधि से आता है। मान किस विधि से आता है? प्रायोगिक विधि से। तो हम लिख देंगे k का मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया जाता है। k का मान प्रायोगिक विधि से k का मान प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। तब बचा क्या? MAF बचा ना। तो M क्या है? द्रव्यमान है, वहां बताया गया है M द्रव्यमान है ना। तो M के का विमीय सूत्र क्या लगा देंगे? M ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ये त्वरण है, त्वरण का क्या होता है? LT माइनस त्वरण है 2 होगा x। F का क्या होगा? MLT पर -2 पर y है। कोई दिक्कत? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे ना। एक्स वाई जेड का क्या करेंगे? वैल्यू निकाल के इस पे रख देंगे। अब LHS में M है, L और T नहीं है, तो LT क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। LT क्या होगा? 0 होगा। M L पर 0 T पर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, विमीय सूत्र जब निकालने सीखे थे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। और यहाँ क्या है? L पर x पावर है, इसमें L पर y पावर है, तो दोनों मिलके क्या आ जाएगा? L पर x प्लस y होगा। दिख रहा है सबको? फिर देखिए T पर कितना पावर है? T पर -2x, और यहाँ -2 है, तो इसको -2x -2y लिख सकते हैं। फिर M L, वो M छूट गया, M लिख देते हैं इधर। M पर कितना है? M M पर y y,
कोई दिक्कत? नहीं सर। समघातता सिद्धांत एक टॉपिक में पढ़ाया होगा। समघातता सिद्धांत किसी भी भौतिक समीकरण में LHS में मूल भौतिक राशि का बीमा RHS के उसी मूल भौतिक राशि के बीमा के बराबर होता है। पढ़े थे? समघातता सिद्धांत किसी भी भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष में विभिन्न भौतिक राशियों का बीमा, दाएं पक्ष में क्रमशः लगा के बोले थे, क्रमशः दाएं पक्ष के विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा के बराबर होता है। समघातता सिद्धांत बताता है। कौन बताता है? समघातता सिद्धांत कि LHS में लंबाई का बीमा जो होगा RHS में लंबाई का बीमा वही होगा। LHS में द्रव्यमान का जो बीमा होता है RHS में, LHS में समय का जो बीमा होता है समय का बीमा वही होता है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं? समघातता सिद्धांत। तो यहां लिखेंगे समघातता सिद्धांत से। क्या लिखेंगे? समघातता सिद्धांत से तुरंत। इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समघातता सिद्धांत से। समघातता सिद्धांत से क्या करेंगे? यहाँ m का बीमा कितना है? 1। यहाँ m का कितना है? y। इसका मतलब है y बराबर 1। फिर देखिए L पर आइए, L का बीमा कितना है? यहाँ L का बीमा कितना है? तो दूसरा लिख देंगे x + y बराबर 0। तीसरा T का बीमा कितना है? -2x - 2y। और यहाँ T का कितना है? 0। तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर 1 तो ये है, इसमें क्या हो जाएगा? y का मान 1 रख देंगे तो x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। इसमें आइए, अब x भी मालूम y भी मालूम, दोनों इसमें रखने कोई औचित्य नहीं है क्योंकि x y निकल गया, x से y निकलता। इसका मतलब यहाँ जो घात है 2 ही चर होगा, इस पे x और y है, दोनों निकल गया। x कितना निकला? y कितना निकला? तो लिखेंगे x - 1 निकला और y 1। लिखेंगे x और y का मान समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में, समीकरण किसको मान लेते हैं? देखेंगे x और कोई दिक्कत? तो रखिए क्या जाएगा? m बराबर k a पर x का वैल्यू -1, f का वैल्यू, f पर y का वैल्यू 1 ना, यानी कि m बराबर k बटे a इंटू f ना। ये दोनों इधर लेते आइए तो क्या आ जाएगा? m a बटे k बराबर f। और ये 1 बटे k क्यों आया? 1 बटे k क्यों आया मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रयोग से जब निकालेंगे नहीं, यहाँ संकेत 1 बटे के लिए, तो जो समानुपातिक नियतांक का जो भी कुछ मान आएगा वो ऑटोमेटिक इसका मान कहलाएगा, 1 बटे के का मान कहलाएगा। यहाँ जी आता, जी लिखते, x लिखते, y लिखते तो y का मान कहलाता। बात बुझे? जो भी चीज यहाँ संकेत आएगा वो उसका मान कहलाएगा। इसलिए इसको तो हम लिख देते हैं प्रायोगिक विधि से इसका मान ज्ञात किया जाता है ना। इसको यहाँ नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। बात बुझे? और अगर डाल भी दिए तो कोई हानि नहीं। ये नहीं समझना कि उसमें आया था F बराबर के एम ए, यहाँ आ गया F बराबर एम ए बटे के, ये ना गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो कांस्टेंट हमारा माना हुआ चीज है। जो मान के का कहलाएगा, इस तरह अगर समीकरण आया तो वही मान 1 बटे के का कहलाएगा, वही तो मान 1 बटे के का कहलाएगा। इसी को हम नया के डैश मान लेंगे, ठीक ना। ये चूंकि हम जैसे तैसे लेके आगे बढ़े थे ना, हम जानते हैं m बराबर सूत्र नहीं होता बल्कि f बराबर होता है। तो कांस्टेंट तो थोड़ा वेरी करेगा ही, संकेत वेरी, क्या मान वेरी नहीं करेगा। संकेत हो गया 1 बटे के, बात समझे। अब कहिए सर इससे क्या होगा, इसी में वही होगा कांस्टेंट, खाली उल्टा पुल्टा का कांस्टेंट का वो संकेत ऐसा आ जाएगा जो उसका मान वही कहलाएगा जो निकलता है, ठीक ना। तो इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी को लेके, इसको लेके जब आगे बढ़ेगा तो f बराबर के एम ए आ जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 बटे के आए या के आए तो उससे क्या मतलब है, उसका मान वही कहलाएगा। प्रायोगिक विधि से इसका मान, इसमें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक आता है मान, तो एक ही आएगा। चलिए एक समीकरण स्थापित कर दिए। अब
इसको आप कर लेंगे, हाँ सर। इसका जरूरी नहीं है, लेकिन करके देखिएगा क्या एफ बराबर एम इंटू ए आता है कि नहीं। तो ये जो एक्स वाई का मान आता है ना, वो ऑटोमेटिक घात चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में ऐसा भी बदलाव आएगा ताकि वो एफ बराबर एम इंटू ए ही लिखा जाएगा। यस सर। करके देख लीजिएगा। तो दूसरा हम भौतिक समीकरण ले सकते हैं उदाहरण। यस सर। एक और उदाहरण दे देते हैं, रुको अभी नहीं लिखना। अब जैसे है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, एक तो हम लोग संबंध स्थापित कर लिए। अब दूसरा संबंध लेके चलते हैं कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील है, तो अभिकेंद्रीय बल, कैसा बल? अभिकेंद्रीय बल F और आर एम भी के बीच संबंध स्थापित करें। ऐसा रह गया कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील है, तो अभिकेंद्रीय बल जो एफ है इसका आर एम भी के बीच संबंध स्थापित करना है ना। इतना के साथ कर सकते हैं, के बीच नहीं लिख के साथ लिख दीजिए और अच्छा लगेगा सेंटेंस। के साथ संबंध स्थापित कर रहे, किसका? अभिकेंद्रीय बल का। तो हम अभिकेंद्रीय बल बराबर मान लेते हैं, हाँ सर। ऐसे लिख देंगे एफ समानुपाती मान लेते हैं कि के एम पर एक्स, भी पर वाई, आर पर जेड। कुछ घात है, नहीं जानते क्या आएगा, 1 2 3 महीना से क्या आएगा हमको कुछ पता नहीं है। सीधे हम लिख दिए कि बल का संबंध स्थापित करना इन तीनों के साथ, तो बल बराबर लिख दिए एम पर एक्स, भी पर वाई, आर पर जेड। समझे? हाँ सर। ये कई एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ के नहीं लगाएंगे। अब ये समानुपातिक बराबर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ के लगेगा जिसका प्रायोगिक विधि से मान आएगा। कैसे आएगा? प्रायोगिक विधि से मान आएगा एम पर एक्स, बी पर वाई, आर पर जेड। अब सबका ये विमीय सूत्र लगा दीजिए, इसका भी विमीय सूत्र लगा दीजिए। इसका क्या आ जाएगा? एम के का प्रायोगिक विधि से ज्ञात क्या जाएगा? इसको हटा देंगे, विमाहीन राशि है यहाँ ना। एम का रखिए, एम बेग का वन होगा। आर का, आर तो त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब पहले सबको मिलाइए आपस में। एम एल टी पर -2, एम पर कितना हो जाएगा? एक्स। एल पर कितना हो जाएगा? यहाँ y है और यहाँ z है, यानी कि y प्लस z, और t पर कितना हो जाएगा? -y। अब लिखेंगे समघातता सिद्धांत से। क्या लिखेंगे? समघातता सिद्धांत से। तो m का विमा m के विमा के बराबर, l का l के विमा के बराबर, t का t के विमा के बराबर होगा ना। होगा? तो इधर कर देते हैं, आएगा इसी का आ जाएगा। सॉलिड यहाँ से लिखते हैं ताकि सही ढंग से हो जाए। तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 1, m का m के बराबर कीजिए, x बराबर 1। दूसरा y प्लस z बराबर 1। हाँ, y प्लस z बराबर 1। y प्लस z बराबर 1। तीसरा माइनस y बराबर -2। माइनस y बराबर -2। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, हाँ सर। y बराबर 2। तो y बराबर 2, x बराबर 1 और x y दोनों मालूम हो गया। यहाँ z भी निकल जाएगा। y का मान कितना निकला है? 2। तो 2 प्लस z बराबर 1, तो खाली z बराबर -1 -2, यानी कि z बराबर -1। अब x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? x y और z का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा? f बराबर k
m पर x का मान कितना है 1, फिर है v पर y का मान कितना है 2, फिर क्या है r पर z का मान कितना है -1, अर्थात f बराबर k m v स्क्वायर बटे r। ये आता है, ये ना आता है, या हम इसको समानुपाती में बदल सकते हैं, ऐसे बदल देंगे कि समानुपाती से निकला था ना, तो m v स्क्वायर बटे r, यही तो है अभिकेंद्री बल का। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यस सर। समीकरण m v स्क्वायर बटे r। सर उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ बराबर नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे कि k का मान प्रायोगिक विधि से क्या आएगा ये आप जानते नहीं है, इसलिए इसको आपको छोड़ने का राइट नहीं है। तो हम इसको समानुपाती में बदल सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। यस सर। सब के बराबर 1 लेके उसको आप एक कैसे लीजिएगा, हर एक समानुपाती नियतांक का मान एक नहीं होता है, ठीक ना। वो प्रयोग विधि से ज्ञात क्या आता है, अलग अलग समानुपाती नियतांक का मान अलग अलग होता है। आप 9th क्लास में एक समानुपाती नियतांक का मान पढ़े होंगे कैपिटल जी, यस सर। गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर में पढ़े होंगे कैपिटल जी, पढ़े हैं कैपिटल जी का जो है मान कितना पढ़े थे 6.67 गुनी 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर पढ़े हैं। तो ये जी का मान क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, एक हुआ मान। नहीं सर। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम जब आप पढ़े होंगे तो वहां के बराबर आया होगा 1। तो देखिए दो, ये भी समानुपाती नियतांक का, ये भी समानुपाती नियतांक का, इसका मान देखिए कितना आ गया, इसका कितना आ गया, अलग अलग हुआ ना। इसलिए समानुपाती नियतांक का मान कितना आएगा ये उस सिद्धांत और थ्योरी पर लगेगा जहां से ये आया है। उस समय उसको जो भी कोई वैज्ञानिक है, जो भी कोई विद्वान है जिन्होंने इस सूत्र को स्थापित किया है, सबसे पहले प्रायोगिक विधि से उन्होंने जो भी कुछ मान निकाला होगा वो मान कई बार टेस्ट होता है, उसके बाद फिर उसको किताबों में छपा जाता है। तो वो प्रमाणिक मान है, और जो प्रमाणिक मान है उसको आप लगा सकते हैं। या आपके पास सारा इंस्ट्रूमेंट है, लाइए लगाते हैं, जोड़ते हैं और हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक ना। सब कुछ देखते हैं के का मान कितना आता है, ठीक है घर में क्या नहीं है तो चलो, अगर होता तो लाते और फिर प्रमाण करके देखते, हम निकाल लेते प्रायोगिक विधि से के का मान और यहाँ लगा देते फटाक। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं। थैंक यू सर।